Hey everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। और आज आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए ये पर्टिकुलर सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम डिस्कस करेंगे 6 ऐसी स्ट्रैटेजीज जिनके थ्रू आप इजीली इग्नू का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। ठीक है, यू हर्ड इट राइट, कम टाइम के अंदर, क्योंकि आपके पास अब इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मेरे पास काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए कि मैम आप प्लीज हम लोग को गाइड करिए कि किस तरीके से हम कम टाइम में अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोग के लिए है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिसंबर आखिरी डेट है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की। तो मैंने सोचा यहाँ पर आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा सा बताया जाए कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इजी है, कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जिनको भी कोई सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत हो रही है या फिर वो कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट या पेपर अभी देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वो 6 स्ट्रैटेजीज क्या हैं जिनके थ्रू हम इजीली अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा और जो जो आपको बोलती जा रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करिएगा, तब ये 6 स्ट्रैटेजीज आपकी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएंगी आपको। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कोई भी पेपर हो आपका, ठीक है, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो आपके, चाहे वो आपके टर्म्स के पेपर हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर हो, PYQs हमेशा से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं। ठीक है, PYQs मतलब आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ख़ासकर अगर मैं ओपन यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका अपने टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन इतना जल्दी नहीं हो पाता है, और कोविड की वजह से कहीं ना कहीं ये जो इंटरेक्शन, इसमें गैप और ज़्यादा आ गया है ना। बहुत से स्टूडेंट्स ने इस बार रजिस्ट्रेशन करवाया है इग्नू में, लेकिन उनको पूरी नॉलेज ही नहीं है कि किस तरीके से इग्नू का पूरा प्रोसेस काम करता है, किस तरीके से पेपर्स आते हैं, किस तरीके से उन्हें असाइनमेंट लिखना, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है ना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि PYQs को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अब आप में से कई लोगों का ये सवाल होगा कि मैम PYQs तो देखने हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कितने साल के देखने की ज़रूरत है ये भी बता दीजिए। तो देखिए, एटलीस्ट कोशिश करिए कि प्रीवियस 5 इयर्स के आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें। और कैसे देखें? लेटेस्ट से। ठीक है, लेटेस्ट से जाते हुए पीछे। ऐसा नहीं करिएगा कि 2010 का पेपर उठा के देख रहे हो, 2015 तक का देख रहे हैं, नहीं। जो लेटेस्ट में पेपर हुआ है उससे 5 पेपर पीछे जाके देखिएगा। ठीक, दूसरी चीज, आपको ये पता होगा कि जो इग्नू है वो 2 साइकिल में एग्जामिनेशन लेता है। ठीक है, एक आपका होती है जून वाली साइकिल में और एक कह सकते हैं आपका दिसंबर जनवरी में एग्जाम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक साल में 2 पेपर होते हैं। ठीक, तो ये दोनों ही पेपर को कंसर्न करने की कोशिश करिएगा। पेपर आपको इजीली इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि PYQs को लगाना ही लगाना है। 5 साल के तो एटलीस्ट लगा लीजिए, लेकिन आप और ज़्यादा के लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो है आइडेंटिफाइंग, गेस करिए क्या लिखने वाली हूँ, रिपीटेड टॉपिक्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए कहा। उसकी वजह ये है कि आपको उस पेपर से पढ़ के ये समझ में आ जाएगा कि इग्नू में किन टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। और जब ये आप खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से चैप्टर से या कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो आप इजीली अपनी प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये जो भी मैं आपको 6 स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बताऊंगी ये सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, चाहे वो MCOM का स्टूडेंट हो और चाहे वो MCOM का स्टूडेंट ना हो, अगर आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप अच्छे नंबर इग्नू में ला सकते हैं। ठीक है,
तो जितने भी मेरे एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो दे रखा है, ठीक है। IBO 1 से लेकर IBO 6 तक का और MCO 1 से लेकर आपके MCO 7 तक का, इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगी, आप उनको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। और वो जो भी टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर कर ही दिए हैं। तो आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर काम हो गया है थोड़ा हल्का, क्योंकि अभी आपको क्या करना पड़ता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ते, फिर आप क्या करते, टॉपिक्स को ढूंढते, फिर आप बुक में मार्क करते। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखिएगा। और सिर्फ देखिएगा नहीं, अपनी बुक उठाइएगा और बुक में प्रॉपरली उसको मार्क कर लीजिएगा, ताकि आप उस तरीके से अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक्स को मुझे पढ़ना जरूरी है। तो जो भी आपके टॉपिक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको एक बार छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा यूज ऑफ एग्जाम्पल्स ऑब्लिक charts oblique diagrams in your answers। देखिए आंसर्स हर कोई लिख लेता है, लेकिन सबका लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी ने कोई एक डेफिनेशन लिखी, तो एक बच्चा क्या करेगा, सिर्फ एक डेफिनेशन लिख के दे देगा। कोई स्टूडेंट थोड़ा सा स्मार्ट होगा तो वो क्या करेगा, उस डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल देने की कोशिश करेगा, और थोड़ा स्मार्ट होगा तो क्या करेगा, उसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। अगर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है या चार्ट है, उसको भी बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है या आपको पता है कि इससे रिलेटेड आपको कोई एग्जाम्पल आता है या कोई चार्ट है या कोई डायग्राम आप बना सकते हैं, तो उसको ज़रूर पेपर में बना के आइएगा। उससे दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो आंसर है वो सबसे हट के लगेगा और थोड़ा प्रेजेंटेबल भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि बैंक के फंक्शंस के बारे में बताइए, ठीक है। फंक्शंस ऑफ बैंक पूछा गया, ठीक है। प्लीज़ कोई मुझसे ये मत बोलना कमेंट में कि मैम ये तो टॉपिक हमारे में है ही नहीं, मुझे पता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर सबको आता ही होगा, इसलिए मैंने ये दिया है, ठीक। अब कोई एक स्टूडेंट है, मान लेते हैं एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट है आपका स्टूडेंट बी, ठीक है। अब दोनों के आंसर लिखने के तरीके को देखना। अब अगर इससे मैंने बोला कि बेटा फंक्शंस लिखो बैंक के, तो वो क्या करेगा ना, ऐसे लिखेगा। एक होता है मैम प्राइमरी फंक्शन और एक होता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है, ठीक। अब स्टूडेंट बी क्या करेगा, देखो ये लिखेगा यहाँ पर फंक्शंस ऑफ बैंक, ठीक। यहाँ लिखेगा ये प्राइमरी फंक्शन, यहाँ लिखेगा सेकेंडरी फंक्शन, और देन इसके बाद यहाँ पर जो भी इसके पॉइंट्स हैं इनको डिफाइन करने की कोशिश करेगा। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा ज्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है, ये वाला या ये वाला। तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर होगा कि मैम ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा समझाने का आपको ये मतलब था कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा जा रहा है जिसमें आप चार्ट के थ्रू उसको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स दे सकते हैं, कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, तो बिल्कुल पेपर में बना के आइएगा। लेकिन प्लीज ऐसे मत बना के आइएगा कि पूरा पेपर ही आपने एक ऑक्यूपाई कर लिया है इस डायग्राम को बनाने में, ठीक है। ऐसा भी मत करना, इतना बनाना कि एग्जामिनर को समझ में आए इजीली और वो अच्छा भी लगे देखने में। ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिमेम्बरिंग की पॉइंट्स, ठीक है। पेपर में की पॉइंट्स याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम ये की पॉइंट्स क्या होंगे और किसको किस तरीके से याद रखना है। तो देखिए मान लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसको भी आप चार्ट के थ्रू बता सकते हैं ना, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर जितने भी हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स उनको लिख सकते हैं। जैसे आपका इकोनॉमिक हो जाता है एक, राइट, एक आपका सोशियो कल्चरल हो गया, ठीक है,
एक आपका टेक्नोलॉजिकल हो गया, एक आपका लीगल हो गया, और भी हैं, राइट। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करिए, इनके डिस्क्रिप्शन को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और एग्जाम के लिए ये सारे जो की पॉइंट्स है सिर्फ इन्हें ही याद रखिए। उससे क्या होगा, जब आपके की पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आप एग्जाम में इजीली लिख लेंगे। आपको उस समय सब चीजें डिस्क्रिप्शन उसका याद थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। लेकिन उसको जब भी पढ़िए समझ के पढ़िए, रट के पढ़ेंगे तो पक्का भूल जाएंगे, पेपर में कुछ भी नहीं याद आएगा। फिर इसके अंदर जो आपको मैटर लिखना है वो भी आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो की पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर उसी से ही समझ जाता है कि स्टूडेंट को कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक। अब इन की पॉइंट्स को याद करने का भी तरीका आपको बता देती हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगेगा, और अगर आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको सब चीजें याद रहेंगी, क्योंकि ये चीजें मैं खुद भी अपने एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा करती थी, ठीक है। तो जो भी यहाँ शेयर कर रही हूँ वो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी आपके साथ, ठीक। देखिए, मान लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट है IBO 1, ठीक है, और आप यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। अब क्या करिए, एक कॉपी लीजिए, ठीक है, और उसमें आपके यूनिट 1 में जितने भी टॉपिक्स हैं सबको लिख लीजिए, ठीक। एक बार पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बुक बंद करिए और लिखिए कि आपने पहला टॉपिक क्या पढ़ा, ठीक है, उसमें आपने की पॉइंट्स क्या क्या पढ़े। दूसरा टॉपिक आपने क्या पढ़ा, उसमें आपको की पॉइंट्स क्या पता चले। माइक्रो एनवायरनमेंट में आपको क्या पता चला, मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या पता चला, ठीक है। और जैसे कि मान सकते हैं जैसे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर उसके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो अगर आप उनके ऐसे सब टॉपिक्स लिख लेंगे ना, तो उससे 2 फायदा होगा। एक तो याद भी हो जाएगा तुरंत, और दूसरी चीज ये कि एग्जाम से पहले अगर आपको रिवीजन करने की जरूरत है और आपको लग रहा है कि टाइम कम है और मुझे जल्दी रिवीजन करना है, तो वो जो आपने ये नोट्स बनाए होंगे ना, ये उस समय काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि एग्जाम के समय इतना टाइम तो होता ही नहीं कि आप पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, है ना। तो उस समय की पॉइंट्स ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप अभी से ये सब करना शुरू कर देंगे तो एग्जाम तक ये सारे आपके जो की पॉइंट्स है वो तैयार हो जाएंगे, इजिली रिवाइज भी कर पाएंगे और लंबे टाइम तक आपको याद भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं ना, तो एग्जाम में एकदम ऐसे आंख बंद करते हैं तो सामने आने लगता है कि हाँ मैंने ये पॉइंट ऐसे लिखा था, उस पॉइंट को ऐसे लिखा था। अगर आपने ये चीजें पहले इम्प्लीमेंट करी होंगी तो आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं कि की पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, इस तरीके से अगर आप लिख लेंगे तो ये इफेक्टिव तो रहेगा। लेकिन ऐसा भी मत करिएगा कि आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के ना जाएं, ठीक है। क्योंकि आपको टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए कि आप अगर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के बारे में लिखने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, किस चीज के बारे में उसका आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। बाकी मैंने आपको वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं अगर आपको बुक से पढ़ने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है कि मैम वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प हुई है। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है या फिर आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप बिल्कुल मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। MCOM के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका लेंथ ऑफ योर आंसर्स, ठीक है। आंसर की लेंथ भी यहाँ पर काफी ज्यादा मैटर करती है। अब आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारे आंसर्स की क्या लेंथ होनी चाहिए, किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं ये बता दिए। तो किस तरीके से लिखने हैं ये मैं आपको कमिंग वीडियो में जरूर बताऊंगी, ठीक है। इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे वो। लेकिन हाँ, अगर आंसर्स की लेंथ की बात है तो ये बता दूं आपको कि अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट कोशिश करिए कि 5 to 6 पेजेस के आंसर जरूर लिखिए, ठीक है। और अगर मैं बताऊं तो 10 मार्क्स का है तो इसका जस्ट हाफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि 2 to 3 पेजेस तो आपको लिखना ही चाहिए। और अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो 1.5 पेज तक तो एटलीस्ट लिखिए ही लिखिए, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है थोड़े आपकी स्पीड पे कि आप कितनी जल्दी आंसर्स को लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 आवर्स का पेपर है, पेपर आपको पूरा कंप्लीट करना है, पूरा थ्योरी पेपर रहता है, पूरे टाइम लिखना ही होता है। तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिनकी स्पीड नहीं होती। तो शुरू से ही स्पीड को बना के रखिएगा, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कर रखी है जहाँ पे मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है
कि किस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी, ओके। और लास्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर, ठीक है। आंसर की प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा मैटर करती है आपके पेपर में। फिर मैंने आपको ये बताया कि आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि हाँ स्टूडेंट को नॉलेज है और अच्छे से वो पढ़ के आया है, ठीक। कुछ भी लिख देंगे तो मैं पहले ही बता दूं यहाँ पर नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। और कहीं हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी में मिल जाते हो कुछ भी लिखने पर, लेकिन अगर मैं इग्नू की बात बताऊं तो इग्नू में नंबर ऐसे नहीं देते हैं। और जो आपको स्टूडेंट्स बताते हैं ना कि मेरी बैक आ गई थी, ठीक है, या फिर मुझे नंबर अच्छे नहीं मिले, देखो वो अपनी चीजें नहीं बताएंगे, वो क्या करेंगे ना यूनिवर्सिटी के ऊपर डाल देंगे। और ऐसा भी नहीं कि मैं यूनिवर्सिटी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हूँ, कई कई मामलों में यूनिवर्सिटीज के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, एकदम मानती हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन है कि अगर आपने आंसर्स को अच्छे से लिखा है, प्रॉपरली प्रेजेंट किया है, पेजेस का भी ध्यान रखा है, ठीक है, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और इवन मैं बता दूं कि 80 मार्क्स तक का मिल जाता है, क्योंकि मुझे खुद भी 80 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करिए और कुछ भी अगड़म शगड़म मत लिख के आना पेपर में, वरना सच में बैक भी मिल सकती है। और अगर बैक नहीं भी आती है तो नंबर खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगर परसेंटेज खराब हो जाता है ना उसकी वजह से आगे आपको कोई भी फॉर्म फिल करने में, अपने करियर को आगे ले जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो ज्यादा का टारगेट करके चलिएगा। जिसने भी आपके दिमाग में ये डाल दिया है कि इग्नू में नंबर नहीं बनते हैं, ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से आंसर्स लिख रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन अच्छी है, राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, प्रॉपरली नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं, डॉक्टर की हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो पक्का नंबर कट ही जाएंगे, ठीक है। तो सब चीजों का ध्यान रखिएगा और कोशिश करिए कि एक टारगेट लेके चलिए। लेट्स से कि आपने टारगेट रखा कि मुझे 80 प्लस स्कोर करना है, तो अगर आप 80 प्लस टारगेट स्कोर करेंगे ना, तब आपके कई नंबर 70 प्लस आएंगे या 70 के अराउंड आ पाएंगे, ठीक है। अब अगर टारगेट ही 60 प्लस होगा या 60 होगा तो आप सोच लीजिए कितना कम नंबर आ पाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप अपने सिलेबस का 100% कवर कर पाए। अब जिन भी लोगों ने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने 100% कवर भी कर लिया होगा। लेकिन जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी या थोड़ी बहुत भी करी है, तो उनसे यही कहूंगी कि एटलीस्ट 80% तो कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि 80% जब कवर करेंगे तब जाके आपके कहीं 70 to 75% के बीच में बन पाएगा, वो भी अगर आपने बहुत ही अच्छे से कवर करा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, टारगेट ज्यादा का रखिएगा ताकि आप इजिली अचीव उसे कर सकें। क्योंकि देखिए अगर आप अपना टारगेट कम रखते हैं ना तो आप बहुत लीनेंट हो जाएंगे। 60 रखेंगे तो 50 ही नंबर आ पाएगा, 50%। लेकिन ज्यादा का रखेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे इसे अचीव करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आप उसके लिए काफी मेहनत करेंगे, तो हो सकता है कि आप यहाँ तक पहुंच जाएं। अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे तो एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया ऐसी 6 कॉमन स्ट्रैटेजीज जिनके थ्रू आप कम टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी सभी के लिए कॉमन है, ठीक है, चाहे वो एमकॉम के स्टूडेंट्स हो और चाहे वो एमकॉम के स्टूडेंट्स ना हो। जिनके ये पेपर फरवरी में है उन सबके लिए ये स्ट्रैटेजी फॉलो होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आप लोग को ये पता है कि जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की फिल करने की जो डेट है वो है लास्ट 15 दिसंबर 2020, है ना। जिसने अभी तक नहीं भरा है भर लेना, इस वीडियो को एक बार देख जरूर लेना जिसने भी अभी तक नहीं भरा है, ठीक। अब मेरे पास काफी ज्यादा मैसेजेस आए कि मैम मेरी प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा पेपर दूं और कौन सा पेपर ना दूं, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने के लिए, या एक तरीके से कह सकते हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए यही मैंने वीडियो बनाया है, ताकि जिसको भी डिसीजन लेना है वो आज डिसीजन ले सकता है। क्योंकि आज है 13 जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और 15 है आपकी लास्ट डेट। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको डिसीजन लेना होगा आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एमकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब पेपर 3 तरीके के स्टूडेंट्स देते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 3 तरीके के स्टूडेंट पेपर देते हैं,
ठीक। एक होता है जो जिसकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से हो गई है और वो सोच लेता है कि मुझे सारे के सारे पेपर देने ही देने हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट ऐसा होता है जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं भी। जैसे उसका IBO 1 तैयार है, IBO 2 तैयार है, लेकिन IBO 4 नहीं तैयार है, IBO 6 नहीं तैयार है, ठीक है। तो मान लेते हैं उसके 2 से 3 पेपर ही सिर्फ तैयार है। और एक स्टूडेंट है जिसकी कोई भी तैयारी नहीं है, अभी वो कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। उसने बुक भी शायद नहीं उठाई है, या फिर कई लोग साथ ऐसी सिचुएशन रहती है कि उनके पास मटेरियल ही नहीं पहुंचा, तो वो लोग कहाँ से पढ़े, ठीक है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, राइट। अब जब पेपर में 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके पेपर के अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी अलग होती है ना। अब जिस भी स्टूडेंट ने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं उसकी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी एकदम अलग होगी जिसने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया उससे, राइट। तो यहाँ पर हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। हर इंसान का अपना अलग माइंडसेट होता है, उसकी अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। जरूरी नहीं है कि हम किसी को फॉलो करें, हम अपनी स्ट्रैटेजीज खुद भी फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो भी बताती हूँ वो क्या है, एक तरीके से आप उसको गाइडेंस मान के चलिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये करिए करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपसे वो नहीं हो रहा है, आप उसमें कुछ अपने मॉडिफिकेशंस कर लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लिए, कस्टमाइज कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान आउट करिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो डेज बचे हैं, लगभग मैं एस्टिमेटेड डेज बताऊं तो 46 डेज आपके पास हैं, ठीक है। क्योंकि आज हो गई है आपकी 13 दिसंबर, तो मान लेते हैं कि 15 दिन आपके पास दिसंबर के बचे हैं और लगभग आपके जो 30 डेज हैं, 31 डेज हैं, वो किसके हैं, जनवरी के हैं, ठीक है। अब जनवरी के लास्ट के डेज में इसलिए यहाँ कंसिडर नहीं करना चाहती क्योंकि जो लास्ट के डेज रहते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो आपका पहला पेपर रहता है वही, और एक हफ्ते पहले से ही स्टूडेंट उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो नियर अबाउट अगर आप मान लीजिए तो आपके पास 40 डेज है, 40 दिन है आपके पास आपके पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मान लें कि आपके पास 40 डेज हैं पढ़ने के लिए और टोटल आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 6 सब्जेक्ट, है ना। तो 40 डिवाइड बाय 6 मतलब आप कह सकते हैं 6.66 आएगा। तो अराउंड हम मान सकते हैं कि आपको हर एक IBO को 6 दिन देना पड़ेगा उसको पूरा कवर करने के लिए, ठीक है। तो इन ऑल ये कितना हो गया, 36 दिन के अंदर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभी 36 दिन के अंदर वही स्टूडेंट पढ़ पाएगा जिसने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है। देखिए, अगर आपके पास 6 डेज हैं, लेट्स से कि हम IBO 1 को कंसिडर करके चल रहे हैं, IBO 1 के लिए आपके पास 6 डेज हैं। अब आप देखिए कि IBO 1 में आपके कितने चैप्टर्स हैं, मेरे ख्याल से 19 या 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है। डिवाइड करके देखिए तो अराउंड आप मान लीजिए कि आपको रोज 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 3 यूनिट्स रोज कवर करनी पड़ेंगी, तब आप 6 डेज के अंदर अपना IBO 1 कवर कर पाएंगे। अब आप कहेंगे मैम 3 यूनिट्स एक दिन में कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियो है, मैंने आपको पहले ही बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, उसको देखिए और अपने बुक में टॉपिक्स को मार्क करिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। तो उससे क्या होगा, कम टाइम में सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस बेसिकली किस टॉपिक से ज्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की जिनकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, अभी वो स्क्रैच पे एकदम कह सकते हैं कि अभी उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है इन स्टूडेंट्स के बारे में। तो देखिए, अब मुझे नहीं पता कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी स्टार्ट नहीं किया है वो क्या चाहते हैं, वो पूरे पेपर देना चाहते हैं कि कुछ पेपर देना चाहते हैं। पूरे पेपर देना चाहते हैं तो वो आपकी पूरी मर्जी है, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप 40 डेज में कवर कर पाएंगे तो बिल्कुल दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि हम सारे पेपर नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें कौन सा IBO देना चाहिए और कौन सा नहीं, तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जिनको भी ये कंफ्यूजन है वो IBO 1, IBO 2 और IBO 3 इन तीनों का पेपर इजीली दे सकते हैं और 40 डेज के अंदर आप इन तीनों सब्जेक्ट को कवर भी कर सकते हैं। उसकी वजह भी बता देती हूँ। देखिए, IBO 1 की अगर बात करूं तो ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर है, तो आप इसमें इजीली लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में भी कई चीजें, ठीक। IBO 2 की बात करूं तो ये पूरा मार्केटिंग है, ठीक, मार्केटिंग पर भी आप इजीली आंसर्स लिख सकते हैं। IBO 3 भी आपका क्या है, ट्रेड से रिलेटेड है, फॉरेन ट्रेड से, तो इसके लिए लिख सकते हैं। लेकिन IBO 4 जो है आपका पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, अगर आपने बुक खोल के देखी भी हो
तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड है। किसके डॉक्यूमेंटेशन पे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर्स को अगर आपने याद नहीं किया है तो आप एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, अपने आप बना कर भी नहीं लिख पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर मान लेते हैं एक आपके टॉपिक भी है, अगर जिसने भी वीडियोस देखी और पढ़ा है तो उसको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में। जिसने भी पढ़ा है उसको पता होगा एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में, है ना, प्रोसेस पढ़ाया था। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस है वो प्रॉपर किस में होना चाहिए? एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको प्रोसेस प्रॉपरली याद नहीं है, आपको पता नहीं है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, तो आप इसको नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछ लिया कि डिफरेंस बताइए मार्केटिंग और किसके बीच में? सेलिंग के बीच में, तो एक बार आप ये खुद से लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि आप मार्केट में खुद सिनेरियो देख रहे हैं। मार्केटिंग क्या होता है? एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है हमारा सेलिंग से। सेलिंग का क्या मतलब हुआ था? सेलिंग का मतलब सिर्फ इतना होता था कि जो आपका मार्केटर है वो क्या करता था? पहले गुड्स को बना लेता था, उनका प्रोडक्शन कर लेता था और उसके बाद क्या करता था? गुड्स को सेल करता था, चाहे वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो चाहे वो ना हो। लेकिन मार्केटिंग में क्या हुआ? मार्केट को पहले एनालाइज किया मार्केटर ने, समझा कि कस्टमर क्या चाहता है और उस अकॉर्डिंग क्या किया? उसने प्रोडक्ट्स को फॉर्म करना शुरू किया। तो ये सब चीजें आप इजीली लिख सकते हैं, खुद से सोच के बना सकते हैं। लेकिन अब एक्सपोर्ट ऑर्डर का जो प्रोसेस है, क्या आप खुद से सोच के बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अब आप में से किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला था, मैम IBO 4 का पेपर दे सकते हैं क्या, क्योंकि इसकी बुक तो पतली है। देखिए, बुक पतली होने से नहीं होता है, कंटेंट मैटर करता है। इसका कंटेंट काफी डिफिकल्ट इसलिए है सिर्फ क्योंकि आपको इसे याद करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट टाइम देने वाला है काफी ज्यादा। ठीक है, और ऐसे ही IBO 6 की बात करूंगी। अब IBO 6 मुझे पता है काफी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है इसमें, और मैं समझ सकती हूँ कि मुझे खुद भी काफी दिक्कत हुई थी जब मैंने IBO 6 पढ़ा था। हालांकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन अगर आप में से कोई देना चाहता है तो दे सकता है। ये जो भी मैंने आपको ऊपर ये बताया है, ये प्योरली मेरे एनालिसिस के बेसिस पे है। मुझे लगता है कि ये 3 सब्जेक्ट कंपैरेटिवली इजी हैं इन 3 सब्जेक्ट से। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कंफ्यूजन है कि वो सारे पेपर नहीं देना चाहते हैं या ये नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें कौन सा पेपर देना चाहिए कौन सा नहीं, तो आप ये 3 पेपर दे सकते हैं। ठीक है, बाकी इट्स योर चॉइस। अगर आप सारे ही पेपर देना चाहते हैं या मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे IBO 1 डिफिकल्ट लग रहा है, मैं IBO 4 देना चाहूंगा, देना चाहूंगी, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करी है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं स्ट्रैटेजीज वाले, उसमें लोग बताते हैं कि आपको काम रहना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए, ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ बतानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग कई बार देख के आ चुके हैं। जो मेन चीज़ है, जो स्टूडेंट जानना चाहता है कि मुझे एग्जाम में पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको सोच सोच के ही तो स्ट्रेस होता है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई 6 स्ट्रैटेजीज आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा शायद कम कर दें। और जो मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, जो भी स्टूडेंट्स को डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी, हो सकता है उनको ये थोड़ा सा अब रिलीफ मिला हो ये देखकर। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और हाँ, परेशान मत होइए, IBO 6 की वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।